1 सितंबर 1939 इसी दिन नाजी जर्मनी ने पोलैंड पे हमला करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की थी। लिटिल डिड दे नो कि वॉर कितना ज़्यादा डरली होने वाला था। इस वॉर में टोटल 7.3 या फिर 7.3 करोड़ लोग मारे गए थे, काउंटिंग बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन कैजुअलिटीज़। इस वॉर का एंड 1945 में जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाल के हुआ था। इस वॉर के बाद दो मेजर सुपर पावर्स निकले थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, जिन्होंने फिर की शुरुआत कोल्ड वॉर की, जो 1991 तक चला था। इस कोल्ड वॉर में इंडिया एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन दोनों ही इन्वॉल्व थे हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ऐसे और भी सारे देश थे जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन इन्वॉल्व थे उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में। तख्ता पलट करवाना या फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कराना, ये काम इन दोनों देशों ने बखूबी निभाया है कोल्ड वॉर के दौरान। आज 2023 है और आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक लौता सुपर पावर है और चाइना उसी सुपर पावर को चैलेंज करने में लगा है। पर एक देश है जिसे सबको उम्मीद है कि ये नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा चाइना के बाद, और वो देश है इंडिया। जी हाँ, इंडिया एक ऐसा देश है जिस पे एक्सपर्ट्स भी एग्री करते हैं कि ये देश नेक्स्ट पोटेंशियल सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है। मगर क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो हम सुपर पावर कब बनेंगे? सुपर पावर, इसका मतलब क्या होता है? सुपर पावर कंट्रीज के टर्म में अगर बताया जाए तो मतलब ये होता है कि ऐसा देश जिसका इन्फ्लुएंस दुनिया के हर कोने में हो और वो देश किसी भी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की क्षमता रखता हो, उसे हम सुपर पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस दुनिया के हर देश में है और ऐसा कोई भी देश नहीं है इस दुनिया में जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिसीजन से अफेक्ट ना हो। बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स के पास दुनिया की सबसे महंगी आर्म्ड फोर्सेस, उसके साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम इंटरनेशनल करेंसी भी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ही यूज करते हैं। ओके, सो सुपर पावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बहुत सारे, बट मेनली एक सुपर पावर का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में होना चाहिए, बोथ मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली और सॉफ्ट पावर वाइज भी। उसके साथ ही साथ सुपर पावर्स वर्चुअली अनकॉन्करेबल होते हैं। सो क्या इंडिया ये सारे क्वालिटीज एमिट करता है? पता करते हैं, बट पहले इंडिया की हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री की शुरुआत होती है इंडस रिवर से, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू, जो 3300 to 1300 BC तक चला था, जो कि 2000 साल है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद शुरू होती है वैदिक पीरियड, और इस टाइम में पुराण्स, उपनिषद और अन्य वेद लिखे गए थे। इसके बाद सालों तक बहुत से एम्पायर्स आए और चले गए, मगर मौर्यन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइट किया था। ये एम्पायर 322 to 184 BCE तक चला था और 138 ईयर्स तक, और इसी टाइम पीरियड में द ग्रेट एम्परर अशोका भी रूल किए थे इंडिया पे। फिर आया अगेन अ पीरियड ऑफ डिवीजन इन नॉर्थ। फिर सालों के बाद आया गुप्ता एम्पायर, जो 4th सेंचुरी CE से 6th सेंचुरी CE तक रूल किया था। और गुप्ता एम्पायर के बाद फिर से इंडिया एक डिवाइडेड लैंडमास हो जाता है, और उसी समय चोल साम्राज्य दक्षिण भारत को यूनाइट करने में लगा था, अंटिल दिल्ली सल्तनत, द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर्स जिन्होंने आगे चल के इंडिया को वापस यूनाइट किया था, बट अंडर फॉरेन रिलीजन एंड अंडर फॉरेन लॉज ऑफ द टाइम। दिल्ली सल्तनत ने 1206 CE से 1526 CE तक रूल किया था, जो कि 324 ईयर्स है। जिसके बाद आए मुगल्स, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को हटा के अपना साम्राज्य खड़ा किया था, और ये नेक्स्ट फॉरेन एंटिटी है जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया था। मुगल्स ने इंडिया पे रूल किया था 1226 to 1760 CE तक। 1760 तक मुगल्स एक रीजनल पावर बन गई थी, बिकॉज मराठास फुल फॉर्म में आ गए थे और ये नेक्स्ट यूनिफाइंग फोर्स बन सकते थे, मगर इनके यूनिफिकेशन से पहले ब्रिटिशर्स ने वो काम कर दिया विद द सेम ओल्ड टैक्टिक बीइंग यूज्ड बाय मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत। वो था डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसके बदौलत ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के शुरू 1763 से 1947 तक इंडिया पे रूल किया था, और फिर 15th of August 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल जाती है। मगर
पार्टीशन के बाद, और ये फिर सिलसिला स्टार्ट करता है राइवलरी का विद पाकिस्तान। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में, जैसे कि 1947 टू 1948 कश्मीर वॉर, 1962 साइनो इंडिया वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो कि एक न्यूक्लियर टेस्ट था, 1975 इमरजेंसी डिक्लेरेशन, 1991 economic liberalization and 1999 nuclear test in Pokhran, then 1999 Kargil war and several terrorist attacks like 2001 parliamentary attacks and 26/11। हमारी हिस्ट्री क्वाइट इंटरेस्टिंग है, नहीं? और इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज हमारी हिस्ट्री में इंडिया डिवाइडेड ज्यादा रहा है देन यूनाइटेड। मतलब रेयरली ही किसी एक एंटिटी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया है, और वो है मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश राज एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब कि 3 फॉरेन एंटिटीज एंड 3 नेटिव एंटिटीज। ओके, तो इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? वेल, पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए बिकॉज हमारी हिस्ट्री हमें इंडिकेट करता है कि हमारे देश इन जनरल कैसे काम करता है। पर इस चीज़ पे फर्दर डिस्कस करें उससे पहले हमें जानना होगा इंडिया की जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी। इंडिया के नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिमालय रेंजेस हैं और ये रेंज दुनिया की हाईएस्ट रेंज है। इसी हिमालय रेंज को फॉलो करता हुआ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो अपने अंदर दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फर्टाइल एरियाज है। इंडिया का वेस्ट में है थार डेजर्ट, इंडिया के साउथ में है वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटो एंड ईस्टर्न घाट्स जो इन टर्न वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को बनाता है। इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में है हिली जंगल्स और इंडिया के पास कुछ आइलैंड्स भी हैं। ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स। इंडिया का रिसोर्स बेल्ट है छोटा नागपुर प्लेटो जो कि सेंटर ऑफ इंडिया में है। एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इंडिया में कुल 28 यानी कि 28 स्टेट्स हैं और 9 यानी कि 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इंडिया एक फेडरल नेशन होने की वजह से हर एक स्टेट के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर होता है। यूटीज ऑन द अदर हैंड डायरेक्टली रूल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट लेजिस्लेटर या तो यूनिकैमरल या फिर बाई कैमरल होती है और नेशनल लेवल पर इंडिया एक बाई कैमरल नेशन है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, जिसको हम लोकसभा हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। अब हमारे देश की ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि हमारे देश के लोग भी डाइवर्स हैं। रिलीजन के मामले में हमारे देश में कुल 80% हिंदूज हैं, 14% मुस्लिम हैं और 2.5% क्रिश्चियन हैं, 2.5% सिख है और 1% अदर रिलीजन्स को फॉलो करते हैं जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड एथियज्म। अब अगर हम इस देश में बोली जाने वाली भाषा पे ध्यान दें तो हिंदी 43% की मदर टंग है, 8% की मदर टंग बंगाली है, 6.8% की मदर टंग मराठी है, 6.7% की मदर टंग तेलुगु है, 5.7% की मदर टंग तमिल है और अन्य जितनी भी सारी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं को आप इस चार्ट या डायग्राम में देख करके पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है। अब ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं? वेल, कि हमारा देश आज एक डीपली डिवाइडेड नेशन है जिसको सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जोड़ के रखा है। और ये सुनने में थोड़ा कंट्रोवर्शियल आपको लग सकता है बट रियलिटी ये है कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के थ्रू ही आगे बढ़ती है। और ये और भी मेक सेंस करने लगेगा जब हम हमारी हिस्ट्री से हमारा देश कैसे फंक्शन किया करता था वो हम निकाल सके। और जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा कास्ट सिस्टम। जी हाँ, वही कास्ट सिस्टम जिसकी वजह से आपको शादी के लिए ढंग की लड़की या लड़का नहीं मिल रहा है। कास्ट सिस्टम के अंतर्गत अगर आपके पिताजी राजा हैं तो आप भी राजा ही बनोगे और अगर आपके पिताजी राजा के पर्सनल सेवक हैं तो आप भी राजा के पर्सनल सेवक ही बनोगे। बेसिकली आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो या फिर आपकी जिंदगी झंड हो, ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कास्ट सिस्टम की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक डिवाइडेड लैंडमास ज्यादा रहा है जो आज 21st सेंचुरी में भी रेजोनेट करता है। भले ही कास्ट सिस्टम आज उस लेवल पर ना फॉलो किया जाता हो फिर भी वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसे इग्नोर नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल जाट आरक्षण इन हरियाणा या फिर ब्राह्मण आरक्षण की मांग यूपी और महाराष्ट्र में, और फिर आते हैं रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स। ये सारे क्लियर इंडिकेशंस हैं कि कैसे सेंचुरीज के कास्ट सिस्टम ने इस देश को एक डीप डिविजन्स में तब्दील कर दिया है। और ये कास्ट सिस्टम सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है बल्कि इस देश के अन्य धर्मों में भी एग्जिस्ट करता है।
और ये देश सिर्फ कास्ट सिस्टम से ही डिवाइडेड नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वरूप में भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। इसका क्लियर एग्जाम्पल हमारे हिस्ट्री में ही मिल जाएगा। भले ही वो समय मौर्य एम्पायर का हो जब बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश की गई थी, या फिर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर के रिलीजियस आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश हो, या फिर आज़ाद भारत में धर्म के नाम पर दंगे फसाद पॉलिटिक्स करना हो। ये तो बात हो गई डिविजन्स इन सोसाइटी, मगर क्या नेशनल लेवल पर भी इतना ही ज्यादा डिवाइडेड है हमारा देश? स्पॉइलर अलर्ट, उतना नहीं जितना हमारी मीडिया पोर्ट्रे करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स असाइड स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी आपस में हार्मनी में ही काम करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। पर यहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके वजह से ऐसे कई राज्य हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि हरियाणा और पंजाब, जिनके बीच में पहले चंडीगढ़ को लेकर डिस्प्यूट है, प्लस वाटर डिस्प्यूट्स है दोनों स्टेट्स के बीच में। और ये सिर्फ अकेला राज्य नहीं है जहाँ पर पानी को लेकर के डिस्प्यूट हो। कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर्स को लेकर के डिस्प्यूट है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी को लेकर के डिस्प्यूट है। उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट है। और अंततः बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ असम एंड रेस्ट ऑफ द बॉर्डरिंग सिस्टर स्टेट्स। और यही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने सामने ला देती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। सो हमारे देश में कुछ वेरी डीप और कुछ जस्ट डिविजन्स हैं, जो कि एक देश जिसका सपना सुपर पावर बनने का हो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज जब आपका इंटरनल पॉलिटिक्स ही सही ना हो तो आप एक्सटर्नल थ्रेट्स पे कब ध्यान दोगे? ओके, ये तो बात हो गई इंटरनल पॉलिटिक्स की, पर इंडिया की फॉरेन पॉलिटिक्स कैसी है? बिकॉज रिमेंबर, सुपर पावर का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड होता है और इसी डिपार्टमेंट में इंडिया का स्कोर है एवरेज। और ये स्कोर इनफ है इंडिया को एक रीजनल पावर का दर्जा देने में। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया और भूटान की फ्रेंडशिप, इंडिया का बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड नेपाल में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। ऑन टॉप ऑफ दैट इंडियन नेवी का सेशेल्स एंड मेडागास्कर में फॉरेन बेसेस होना। उसके साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स का तजिकिस्तान में एक और फॉरेन बेस होना। प्लस इंडिया का गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे इकोनॉमिक एंड मिलिट्री संबंध रखना। उसके साथ ही साथ आसियान नेशंस के साथ भी अच्छे इकोनॉमिक एंड मिलिट्री संबंध रखना और एक सिग्निफिकेंट से रखना उनके मैटर्स में। ये सारे अच्छे इंडिकेशंस हैं इंडिया की सुपर पावर के सपने के लिए। मगर इस सपने में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, ये सारे इन्फ्लुएंस जिसकी बात की गई है वो सब इंडियन ओशन रीजन में ही है, टू सम एक्सटेंट सेंट्रल एशिया में भी और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में भी, जो कि चाइना की लाइफलाइन है ड्यू टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि ग्लोबल पावर फीचर्स नहीं है बल्कि एक बेबी स्टेप्स है उस सपने की ओर। और दूसरी प्रॉब्लम है साइनो पाकिस्तान अलायंस। जिसको ना पता हो, इंडिया और पाकिस्तान बिटर राइवल्स हैं और इंडिया और चाइना के बीच में फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का सारा फोकस इंडियन ओशन रीजन और उसके विसिनिटी पे ही रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को काफी टाइम लगेगा सुपर पावर बनने में। बिकॉज अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना फिजिकल बॉर्डर शेयर करते हैं, प्लस तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, यानी काफी टाइम लगने वाला है इंडिया को सुपर पावर बनने में। ओके, तो हमारी डिफेंस का क्या हम एक्सटर्नल थ्रेट्स का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? पहले हम अपनी जियोग्राफिकल वीकनेसेस पे ध्यान देते हैं। हिमालय एक वेरी 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 हार्ड टू पेनिट्रेट रेंज है, सिंपली बिकॉज हाई माउंटेन्स कोल्ड, ड्राई एंड ऑक्सीजन लेस होते हैं। यानी किसी भी आर्मी के लिए यहाँ से जाना इज एज सेम एज नंगे पांव कांच के टुकड़ों पे चलना। वेस्ट में है थार डेजर्ट विच इज स्टिल नॉट गुड एन ऑप्शन बिकॉज नो वाटर, और इंसान को जीवन के लिए पानी तो चाहिए। बचा पंजाब, जो कि एंट्री पॉइंट है किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के लिए। इनफैक्ट 1965 और 1971 के वॉर में पाकिस्तान ने इसी रीजन के थ्रू इंकर्जन करने की कोशिश की थी। अब इंडिया के वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ कोस्ट में है ओशंस एंड सीज, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन रिस्पेक्टिवली, जो कि नेचुरल डिफेंस देते हैं इंडिया को। प्लस श्रीलंका एक वीकर मिलिट्री पावर है, सो इंडिया के लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। इसी थिएटर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि इंडिया की अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो चाइना को चेक रखने में मदद करती है मलाक्का स्ट्रेट्स में और इंडियन ओशन रीजन में। और फिर आता है नॉर्थ ईस्ट एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर ऑन एन एवरेज 20 किलोमीटर्स बड़ा है।
अब हो सकता है कि किसी को ये डिस्टेंस सुनने में ज्यादा ना लगे, मगर असल में ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं खुद 26 किलोमीटर ट्रेवल करके अपने कॉलेज जाया करता था, और यही नहीं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने कॉलेजेस में जाते होंगे। तो फिर एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को कितना टाइम लगता होगा इतनी छोटी सी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। इसके लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इंडिया का चिकन स्नैक भी बोला जाता है। उसके साथ ही साथ इंसर्जेंसी भी एक मैसिव इशू रहा है, चाहे वो कश्मीर वैली हो या पंजाब हो या माओइस्ट हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो। इन सारे इंसर्जेंसी की वजह डिफरेंट है, मगर इनको फंडिंग बराबर मिलती है, और एक मेजर इशू रहा है इंडिया के लिए, बिकॉज अपने पूरे इतिहास में रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक मेजरली इंटरफियर्ड नेशन रहा है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने अपने लेवल पर इस देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी की है। वहीं पे चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों ने इंसर्जेंट ग्रुप्स को फंडिंग देके इंडिया एज अ नेशन को तोड़ने की कोशिश की है। तो क्या अपने जियोग्राफिकल वीकनेसेस और इंटरनल इंसर्जेंसी को हैंडल कर सकता है हमारा देश? द आंसर इज यस, और इसके दो कारण है। पहला, इंडियन आर्म फोर्सेस दुनिया की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है इस पूरी दुनिया में, जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, जिसका मतलब इंडिया को एक गारंटीड प्रोटेक्शन देती है फॉरेन एग्रेशन से। प्लस इन एन इवेंट इंडिया 2.5 इन्वेजन का सामना करता भी है, तो इंडिया की पॉपुलेशन प्लस पॉलिटिकल विल पावर आराम से इस इन्वेजन को रिपेल कर सकती है। हियर 2.5 इन्वेजन का मतलब है इन्वेजन फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान और इंटरनल इंसर्जेंसी। सो अ फर्स्ट पॉजिटिव अबाउट अस, सो इंडिया इज स्ट्रॉन्ग इनफ। मगर क्या ये स्ट्रेंथ मेंटेन की जा सकती है? आखिर पैसों के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। शिप्स, जेट्स, टैंक्स, ये सब पैसों से ही खरीदे जाते हैं। इंडिया करेंटली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस दुनिया की। ये ग्रोथ क्वाइट सब्सटैंशियल है, क्योंकि एक टाइम पे इंडिया न्यूली बैंकरप्ट हो गया था और आज राह पे है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में। मगर यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, नेमली हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, और इसे ठीक करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा सामना नियरली बैंकरप्ट पाकिस्तान से नहीं, बल्कि 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर चाइना से है। क्योंकि आने वाले सालों में हम दोनों और भी बड़े बिटर राइवल्स बनने वाले हैं। इसके लिए हमें अपने इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा, बिकॉज फिलहाल हमारी इकोनॉमी क्वाइट मोनोपोलिस्टिक है, जहां में लैक ऑफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। प्लस हमारी सरकार की टैक्स पॉलिसी भी ठीक नहीं है, जिसमें और भी ज्यादा सब्सटैंशियल चेंजेस करने की जरूरत है। आखिर 18% जीएसटी किसे पसंद है? प्लस हमें अपने मार्केट्स और भी नए जगहों पर खोलने होंगे, बिकॉज यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि हमें और भी ज्यादा एक्सपैंड करना होगा। सो टू सम अप, नेगेटिव्स, हमारा देश एक डिवाइडेड देश है, प्लस हमारा इन्फ्लुएंस अभी लोकलाइज्ड है। पॉजिटिव्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस सक्षम है इंडिया को एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन से बचाने में। प्लस हमारी इकोनॉमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि अच्छी बात है किसी भी देश के लिए। तो क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है? वेल यस, इंडिया एक सुपर पावर आराम से बन सकता है। रीजन बीइंग, इंडिया अभी एक युवा देश है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने नेगेटिव्स को रेक्टिफाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम मिला है, अनलाइक चाइना जिसकी आबादी अब रैपिडली एज करने लग गई है। और हिस्ट्री इसकी गवाह है कि एक युवा देश ज्यादा केपेबल होता है अपने आप को सुपर पावर बनाने में देन एन ओल्डर नेशन। तो हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया सुपर पावर बनेगा कि नहीं, बल्कि हमारा सवाल तो ये होना चाहिए कि इंडिया सुपर पावर कब बनेगा। और इसका जवाब देना क्वाइट ट्रिकी है, क्योंकि मैंने कहाँ फ्यूचर देखा है। हम तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। 1991 का सोवियत यूनियन रेजोल्यूशन एक अनथिंकेबल इवेंट था। किसी भी देश ने, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाएगी। रेड आर्मी, जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस से कंधा मिला के चलती थी, सोवियत यूनियन जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल था, वो देश 1 साल के अंदर ही टूट गया। फ्यूचर इज अनएक्सपेक्टेड, हमें नहीं पता कि आगे आने वाले इवेंट्स क्या होंगे, मगर इंडिया अपने कार्ड्स अगर ढंग से खेलेगा तो इंडिया आराम से सुपर पावर बन सकता है। और हमें मेहनत करनी होगी, बिकॉज एक सेइंग है, अगर वो नहीं लेगा तो कोई और जरूर ले जाएगा, और फिर तुम पछताओगे कि तुमने टाइम रहते हुए उस चीज को क्यों नहीं ले लिया।